नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में चर्चा करेंगे अभी की तमाम बड़ी खबरों को पर जिनके बारे में विस्तार से जानने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। आखिर क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात करेंगे 2 राज्यों में मुख्यमंत्री चुने गए हैं, किस तरह से उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या कुछ है उनकी चुनौतियां। इसके साथ ही साथ बात करेंगे कि इंडी गठबंधन में आखिर क्यों फिर से शुरू हो गई सिर फुटअव्वल। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा बने उप मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय आज शाम लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी लेंगे शपथ। रायपुर में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। महादेव बेटिंग ऐप मामले में आरोपी रवि उप्पल को दुबई में हिरासत में लिया गया। ईडी की अपील पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर की गई यह कार्रवाई। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडी गठबंधन में कांग्रेस की बड़े भाई की भूमिका से ममता बनर्जी को ऐतराज। ममता ने कहा, बंगाल देगा नेतृत्व। उधर इंडी गठबंधन में बीजेपी के मुख्यमंत्री चुनाव को लेकर चर्चा। दूसरे दलों में आम कार्यकर्ता क्यों नहीं बनते मुख्यमंत्री। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर घमासान। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य में अपने नेता डीके शिव कुमार की खोली पोल। कहा, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री नहीं प्रकाशित होने देते कास्ट सेंसस। विपक्षी दलों ने कसा तंज। कहा, पूरे देश में जातिगत गणना का अगुवा बनने की हसरत पाले राहुल गांधी के एजेंडे की हवा कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार ने निकाली। और केरल के सबरीमाला मंदिर में दर्शन में अव्यवस्था को लेकर हंगामा। हजारों की तादाद में जुटे दर्शनार्थियों ने पुलिस की बदसलूकी का लगाया आरोप। बीजेपी ने कहा, हिंदू धर्म स्थलों पर अव्यवस्था फैलाकर लोगों की उपेक्षा कर रही है वामपंथी सरकार। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नई सरकार की गठन की बात करेंगे। किस तरह से मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की है और छत्तीसगढ़ में इस नए मुख्यमंत्री थोड़ी देर में शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज से नई सरकार कार्य करने लगेगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने पद की शपथ ली, जबकि छत्तीसगढ़ में थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल ने डॉक्टर मोहन यादव को शपथ दिलाई। वहीं मल्लारगढ़ विधानसभा सीट से विधायक जगदीश देवड़ा ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वो 6 बार से लगातार विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। वहीं 5 बार के विधायक राजेंद्र शुक्ला को भी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से आते हैं। रीवा से विधायक हैं राजेंद्र शुक्ला। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा कई गणमान्य नेता और विशिष्ट लोग शामिल हुए। वहीं छत्तीसगढ़ में भी आज नई सरकार का गठन हो रहा है। विष्णुदेव साय अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। भाजपा की विधायक दल की बैठक में विजय शर्मा और अरुण साव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला किया गया था। तो अब से थोड़ी देर बाद रायपुर में शपथ ग्रहण समारोह होगा और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। भाजपा ने तीनों राज्यों में नए चेहरों को मुख्यमंत्री चुनकर लोगों को चौंकाया है। इसे नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने और पार्टी में नए नेता तैयार करने के तौर पर देखा जा रहा है। तीनों ही जगहों पर चुने गए मुख्यमंत्री साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। बीजेपी ने साधारण कार्यकर्ताओं को शीर्ष पद देने की परंपरा कायम रखी है। परिवारवाद से इतर कर्मठ, कर्मयोगी और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाकर बीजेपी ने कार्यकर्ता ही सर्वोपरि का संदेश दिया है। पार्टी की भारी जीत के बाद जन विश्वास पर खरा उतरने की नए मुख्यमंत्रियों के लिए चुनौती होगी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ नीरज हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, वो फोन इन पे हैं हमारे साथ में। सबसे पहले आदित्य, आपके पास आज एक नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली, नई सरकार का गठन हो गया। अब मध्य प्रदेश में क्या प्राथमिकता, किस तरह से आप अपने शब्दों में इसको बताएंगे हमारे दर्शकों को? निखिल, ये देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को छूना चाहता है और मध्य प्रदेश उस टारगेट को अचीव करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। ये पूरे टेन्योर में अगर देखें पिछले कुछ सालों में, एक बहुत बड़ी प्राथमिकता अब ये होगी कि जो देश के लक्ष्य हैं, उन देश के लक्ष्यों को मध्य प्रदेश जिस तरीके से अभी तक अचीव करने में सहयोग दे रहा था, वो सहयोग मध्य प्रदेश की सरकार के सामने होगा कि वो बना रहे और उसी लक्ष्य के साथ, उसी टारगेट के साथ वो मध्य प्रदेश चलता रहे। इसके अलावा जो केंद्र की योजनाएं हैं, उन तमाम केंद्र की योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना, उसको इम्प्लीमेंट कराना, जिस तरीके से अभी तक चल रहा था वो अंत्योदय की संकल्पना के साथ आने वाले समय में भी चलती रहे। ये ना सिर्फ डॉक्टर मोहन यादव के लिए बल्कि उनकी पूरी कैबिनेट के लिए भी जो है एक बड़ी चुनौती होगा। और हालांकि चुनौती इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि एक मैकेनिज्म पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश ने विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना की हुई है, सपने देखे हैं विकसित मध्य प्रदेश के, और उस विकसित मध्य प्रदेश के सपने में कहीं ना कहीं वित्त प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उद्योगीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आधारभूत ढांचे को विकसित करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और साथ साथ मूलभूत सुविधाएं और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें हो, ये इस पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लिहाजा मोहन यादव के सामने, और एक और महत्वपूर्ण बात, बड़ी चुनौती मोहन यादव के सामने अब ये भी होगी क्योंकि कई उनसे ज्यादा अनुभवी नेता जो हैं वो डिप्टी सीएम के पद पर भी होंगे और कुछ कैबिनेट में भी आएंगे। लिहाजा एक तालमेल बना रहे पूरी कैबिनेट के बीच में, ये एक बहुत बड़ी जैसे कहे कि आगामी दिनों में। जी, दरअसल मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि जो कैबिनेट का गठन करेंगे वो किस तरह से करेंगे, नई टीम जब बनाएंगे तो किन बातों का ख्याल रखेंगे। ये हालांकि ये उनके ही जहन में ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन फिर भी एक संवाददाता के तौर पर, एक रिपोर्टर के तौर पर आप ज़रूर तमाम बातों को बहुत नज़दीक से देख रहे होंगे, कुछ हमारे दर्शकों के साथ भी साझा करिए। देखिए, एक अच्छी बात मोहन यादव के लिए यह है कि जो 2 डिप्टी सीएम उनके साथ बनाए गए हैं वो उनका अनुभव जैसे कहे कि अच्छा खासा है। वित्त मंत्री रहे हैं जगदीश देवड़ा, शिवराज सरकार में इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रह चुके हैं, कई विभाग उनके पास रह चुके हैं, चूंकि उमा भारती की सरकार के बाद से ही लगातार कई बार वो मंत्री रहे हैं। उसके बाद राजेंद्र शुक्ल की अगर बात करें, उद्योग के क्षेत्र की अगर बात करें, ऊर्जा की बात करें, खनन की बात करें, तो ऐसे विभाग उनके पास रहे हैं। लिहाजा मध्य प्रदेश के कुछ अच्छे विकसित बनाने के लिए जो अनुभव होना चाहिए या प्रशासनिक तौर पर जो अनुभव होना चाहिए वो इन दोनों डिप्टी सीएम्स के पास है। उसके अलावा कई नए चेहरे इस कैबिनेट में होंगे, ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, अब ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सेकंड लाइन पूरी तरीके से तैयार हो और उसको नेतृत्व मिले। लिहाजा हम ये मान सकते हैं कि कई बड़े चेहरे ड्रॉप हो सकते हैं, कई नए चेहरे उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो पुराने चेहरे होंगे उन पुराने चेहरों का अनुभव का लाभ भी जो है वो डॉक्टर मोहन यादव को मिलेगा। ये कह सकते हैं कि कई समीकरणों को भी साधना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर मंत्रियों की शपथ नहीं हुई तो उसका एक कारण है कि बीजेपी चाहती है, मोहन यादव भी चाहते हैं कि कई अलग अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिले। जैसे अगर विंध्य की तरफ जाएंगे आप तो राजेंद्र शुक्ल को डिप्टी सीएम बना दिया गया है, मालवा की तरफ आप जाएंगे तो डिप्टी सीएम और सीएम जो है खुद ही मालवा से आते हैं, और उसके अलावा अगर आप ग्वालियर चंबल तरफ जाएंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाने की बात चल रही है, महाकौशल अभी बच रहा है, निमाड़ अभी बच रहा है। लिहाजा इन समीकरणों को भी साधना होगा, क्योंकि आने वाले समय में 2024 का चुनाव जो है 29 सीटों के लिए मध्य प्रदेश में जो है वो होने वाला है, और साथ साथ आदिवासी फैक्टर जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लिहाजा कुछ आदिवासी बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश में जिन पर अब लगभग माना जा रहा है कि फोन भी उनके पास शायद पहुंच गया है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल होना है।
जी, निश्चित तौर पर हमारे साथ नीरज भी बने हुए हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे थोड़ी देर बाद एक भव्य जिसको कहते हैं कि कार्यक्रम होने जा रहा है। किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो पूरा कार्यक्रम है और ख़ास तौर पर क्या जानकारी आप हमको वहाँ से देंगे रायपुर से, जो ऑन ग्राउंड आप जानकारी दें। साथ ही साथ जो नई कैबिनेट है वो इसके साथ ही रायपुर में शपथ ले रही है। क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है, कौन से नेता उसमें शामिल हैं? देखिए, ये जानकारी निकल अभी नहीं आई है कि कैबिनेट में कौन कौन जो लोग हैं वो शपथ लेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ चेहरे हैं जो कैबिनेट की के तौर पर मंत्री के तौर पर जो शपथ है वो ले सकते हैं। आप निखिल खुद दृश्यों को देख रहे हैं कि तमाम जो जीते हुए विधायक हैं वो अब मंच पर एकत्र होना शुरू हो गए। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं, क्योंकि उनको इन्विटेशन दिया गया था और ये कहा गया था कि इस ऐतिहासिक पल के वो भागी बने, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग भी आए। आप देखें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय का चुनाव किया है वो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से इस राज्य के विकास में जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन्होंने अपना योगदान दिया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको इसका एक इनाम के तौर पर ये मिला है। आप देखें कि 32% की करीब आबादी है वो छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय से है, और अभी तक आदिवासी समुदाय का कोई मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं बना था। यही कारण है कि बड़े लंबे समय से मांग भी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि तमाम बड़े नामों को हटाकर एक नए चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री के तौर पर सामने लाना, ये भी निश्चित तौर पर बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता की उतनी ही वैल्यू है जितनी एक बड़े नेता की, और उस कार्यकर्ता को कभी भी मंत्री पद दिया जा सकता है, कभी भी उसको मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। आप देखें कि अगर विष्णुदेव साय का आप राजनीतिक सफर को देखें, सरपंच से शुरुआत करी थी और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कई बार सांसद भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं केंद्र सरकार में। संगठन में भी उन्होंने काफी काम किया और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी 2-3 बार वो रहे हैं। तो कुल मिलाकर सारे समीकरणों को देखकर उनका जो चुनाव है वो किया गया है, और कहीं ना कहीं 2024 में भी इस तरीके से उप मुख्यमंत्री और इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री रहेंगे उनका चयन किया जाएगा। 2024 का भी जो ध्यान है वो रखा जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक संतुलित जो मंत्रिमंडल है वो देने की जो कोशिश है वो कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? नीरज, आपने कहा कि जिस तरह से बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है, कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है, कर्मठ कर्मयोगी और जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनको मुख्यमंत्री और शीर्ष पद दे रही है पार्टी। कितने कार्यकर्ताओं में उत्साह है इसको लेकर? देखिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह, आप मतलब शब्दों में अगर हम कहें कि जितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, खासतौर से रायपुर पहुंचे हैं, वो बताता है कि जो कार्यकर्ता हैं वो इस फैसले को लेकर कितना खुश हैं। और आप देखें कि जिस समय यहाँ पर कैंपेन हुआ था, प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे थे, गृह मंत्री लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के दम पर ही ये पार्टी सत्ता में आती है। और यही कारण है कि एक कार्यकर्ता का मुख्यमंत्री पद पर पहुंचना अपने आप में ये बताता है कि जो कार्यकर्ता हैं इस फैसले से काफी खुश हैं, काफी उत्साह है। और निश्चित तौर पर जो एक नई पीढ़ी है जो पार्टी से जुड़ेगी या जो पार्टी में कार्य कर रही है, उसको भी ये एक भरोसा रहेगा कि अगर वो अच्छा कार्य करेंगे, अच्छी लीडरशिप दिखाएंगे, तो आने वाले समय में उसके लिए भी मंत्री, उसके लिए भी मुख्यमंत्री के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं। कोई परिवारवाद नहीं है, कोई कार्यकर्ता मेहनत करता है तो उसकी मेहनत का फल उसको मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर इसका एक सकारात्मक संदेश कार्यकर्ताओं में जाएगा, और कार्यकर्ता भी उसी मेहनत के साथ और उसी दृढ़ता के साथ पार्टी के लिए काम भी करेंगे। जी, निश्चित तौर पर तो उत्साह है कार्यकर्ताओं के बीच में, और जो एक आकांक्षी भारत की तस्वीर जो गढ़ी जा रही है वो इन कार्यकर्ताओं के बदौलत गढ़ी जा रही है। और उन्हीं के बीच से निकलकर जब कोई नेता मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होता है तो निश्चित तौर पर एक खुशी का लम्हा सभी कार्यकर्ताओं के लिए और पार्टी के लिए होता है। बहुत शुक्रिया नीरज आपका, और आदित्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आकांक्षी भारत में दरकता फॉर्मूला किस तरह से अब राज्यों के चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत ने विपक्ष में हलचल मचा दी है।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आकांक्षी भारत में दरकते हुए तमाम फॉर्मूले, जो राजनीतिक फॉर्मूले हैं, वो दरक रहे हैं। नई लकीरें खींची जा रही हैं और राज्यों के चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत से कहीं ना कहीं विपक्ष हलकान है, तो उन राज्यों की जनता में खुशी है। राज्यों में के चुनाव में बीजेपी की शानदार कामयाबी और सीएम पद को लेकर अब प्रत्याशित फैसले ने सभी को चौंकाया है। सवाल पूछे जाने लगे हैं कि चेहरे को लेकर आश्वस्त कांग्रेस पार्टी कभी अपनी नई पौध को बड़ी जिम्मेदारी दे भी सकती है या नहीं। यह आकांक्षी भारत की नई तस्वीर है जिसमें सामान्य कार्यकर्ता भी ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है। पार्टी से ऊपर व्यक्ति नहीं हो सकता, यह साफ संदेश दिया है बीजेपी ने। पीएम मोदी अपने विकसित भारत संकल्प में 15 साल आगे के भविष्य का भारत देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी राज्यों में करारी हार की जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर पा रही है। मध्य प्रदेश के मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय और राजस्थान के भजनलाल शर्मा के नाम दुनिया को अचंभित कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें अपना कर्मठ कार्यकर्ता मानती है। छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान में करारी शिकस्त की समीक्षा कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने भी इसकी समीक्षा की है, लेकिन भूपेश बघेल, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत के अलावा कांग्रेस पार्टी नए चेहरों को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती और बार बार वही चेहरे सामने आते हैं। सवाल उठने लगे हैं कि लगभग 45 चुनावों का नेतृत्व राहुल गांधी को मिला था, जिसमें कुछ को छोड़कर बाकी में हार हुई है, लेकिन हार का ठीकरा हमेशा दूसरे लोगों पर फोड़ा गया। 2003 में जब उमा भारती के बाद शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी दी गई थी, तब भी लोगों ने उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए थे, लेकिन शिवराज सफल नेता के रूप में माने जाते हैं। बीजेपी की इस नई पहल ने इंडी गठबंधन में हलचल मचा दी है। क्या परिवारवादी पार्टियों में कोई कार्यकर्ता कभी सीएम बन सकता है? आखिर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ही क्यों बने, कोई सामान्य कार्यकर्ता क्यों नहीं हो सकता? क्या अभिषेक बनर्जी के अलावा टीएमसी में ममता बनर्जी का कोई विकल्प नहीं हो सकता? ममता के भतीजे अभिषेक ही क्यों टीएमसी का चेहरा बने हैं? बहुजन समाज पार्टी की बीएसपी को आखिर मायावती के बाद उनके भतीजे आकाश आनंद में ही अपना भविष्य क्यों दिखता है? ये सवाल अब सभी पूछ रहे हैं। डीएमके पिछले 40 वर्षों में परिवार से अलग ना तो सीएम बना पाई और ना ही पार्टी अध्यक्ष। लालू यादव के लिए परिवार ही एकमात्र विकल्प है। कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में 22 साल बाद गांधी परिवार से बाहर एक अध्यक्ष चुना है, लेकिन फैसला राहुल और सोनिया गांधी के पास सुरक्षित है और यह बात मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं कह भी चुके हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि देश को रास्ता बंगाल दिखाएगा। खुद ममता इंडी गठबंधन का नेतृत्व लेना चाहती हैं, लेकिन क्या आकांक्षी भारत उन पर यकीन करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। तो आकांक्षी भारत क्या इंडी गठबंधन पर यकीन करेगा? क्या ममता बनर्जी पर यकीन करेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विपक्ष वादे करके दरअसल भूल जाता है, जबकि मोदी सरकार ने जनता से किए वादों को निभाया है और इसी का सबूत चुनाव परिणामों में साफ नजर आता है। चुनावों के निर्णय भी दिखाते हैं कि किस तरह मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़े गए, मोदी की गारंटी की जीत हुई और एक नहीं 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार विजय हासिल की। अब तो दुनिया भर की एजेंसी तो कहेंगी, लेकिन जो वोट देने वाला भारत का मतदाता उसने तो बहुत पहले से मन बना लिया है फिर एक बार मोदी सरकार, क्योंकि जो मोदी की गारंटी पर बाकियों को विश्वास है वो शायद कहीं और नहीं। बाकी कहकर मुकर जाते हैं। यही सवाल उठता है, लोग उनसे पूछते कांग्रेस से क्या हुआ तेरा वादा, क्योंकि वायदे करके भूल जाते हैं, लेकिन निभाने वाले मोदी जी हैं, जिनकी गारंटी की भी गारंटी मोदी जी ही देते।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ विजय कौशिक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है। विनोद मिश्रा, हमारे संपादकीय सलाहकार जुड़े हुए हैं, और थोड़ी देर में बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल विनोद जी, आपके साथ अगर हम शुरू करना चाहें और ये समझना चाहें कि ये जो जिस तरह से बीजेपी में एक साधारण कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बना दिया गया, इसका जो संदेश है वो जनता के बीच में तो है ही, क्या विपक्षी पार्टियां भी इससे कुछ मैसेज लेना चाहती हैं? निखिल, मैं आपकी रिपोर्ट पे ही आऊँ। आप जो 3 मुख्यमंत्री का नाम ले रहे थे, दो तो अभी एक शपथ इनका एमपी में चीफ मिनिस्टर ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में और इसके बाद राजस्थान में ये प्रक्रिया होनी है। लेकिन जो संदेश उसका है वो साफ है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक नई तस्वीर जो सामने में आई है और नए चेहरे, दुनिया उसको भले ही इन तीनों मुख्यमंत्री के नाम को सुन के अचंभित हो, लेकिन बीजेपी अचंभित नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी पार्टी उसको अपने एक कर्मठ कार्यकर्ता मानती है। तो ये जब आप कह रहे थे कि अपने एस्पिरेशनल इंडिया की में एक नई तस्वीर जो सामने आ रही है, ये भविष्य के भारत का आप एक तस्वीर देख रहे हैं। तो जब कोई पार्टी एक विजन के सामने में, लोगों के सामने में रखती है, तो जाहिर सी बात पार्टी अपने तरफ से कार्यकर्ताओं को भी एक सामने में एक मॉडल के रूप में एक दिखाती है, एक चेहरे को सामने में लाती है। तो जब ये मोदी कहते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी आपने कई बार सुना होगा कि अब भविष्य का भारत कैसा हो, तो 2047 तक के भारत की जो विकसित भारत का आप संकल्प यात्रा देखते हैं, तब अगर आपके सामने में ये नए चेहरे सामने आते हैं तो आपको लगता है कि पार्टी सिर्फ बात ही नहीं कर रही है, एक विजन के साथ आगे भी बढ़ रही है। तो इतने सारे कद्दावर लीडर, जो आप मीडिया में चर्चा हो रही थी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के बनने के नाम में इन तीनों लोगों का तो कभी नाम भी नहीं था जी, और अचानक ये इन तीनों के नाम आने से, चाहे वो मोहन यादव हों, चाहे आप यहाँ पे आप देखें राजस्थान में सीएम जो बने हुए भजन लाल शर्मा हों, या ये सारे लोग, चाहे विष्णुदेव साय हों, ये सारे लोगों को नाम तो सच में किसी ने नहीं सुना था कि ये लोग रेस में भी हैं कभी। तो इन सब चीज़ों का बात करते हुए जब बीजेपी एक आदर्श साबित करती है संकल्प के साथ में, जो विकसित भारत का जो 2047 का इनका अपना एक लक्ष्य है, उसके सामने में एक तस्वीर रखती है अपने नई लीडरशिप को लेके, तो उसी समय में कांग्रेस में अब देखिए इसी हफ्ते में कांग्रेस के तीनों राज्यों की समीक्षा हुई थी, छत्तीसगढ़ के भी, राजस्थान के भी और मध्य प्रदेश के भी। समीक्षा का जो भी नतीजा निकला हो, लेकिन जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं डाली गई थी। अब जिम्मेदारी आप नहीं डालते हैं, और वही कमलनाथ को जब मीडिया की खबरों से और सूत्रों से पता चलता है कि कमलनाथ रिजाइन कर रहे हैं, और अगली बार कमलनाथ मीडिया के सामने में आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने पद पे बना हुआ हूं। अशोक गहलोत कहते हैं कि नहीं, मैं अपने पद पे बना हुआ हूं। भूपेश बघेल कहते हैं कि मैं अपने पद पे बना हुआ हूं। तो सवाल ये है कि आखिर हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? राहुल गांधी ने अब तक, जो आप अपनी रिपोर्ट में भी बता रहे थे, 40 से ज़्यादा इलेक्शन का नेतृत्व उन्होंने किया है, लेकिन कभी भी उनके हार की जिम्मेदारी न राहुल पे न प्रियंका गांधी पे डाला गया। वो एक साधारण कार्यकर्ता को जिम्मेदारी डाली जाती है और उसका रिजनेशन ले लिया जाता है। तो ये जो अंतर दिख रहा है कि जो बीजेपी ने दिखाया है, बीजेपी एक पार्टी के रूप में ये संदेश दिया है कि उसके लिए पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। 18 साल के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, और डेफिनेटली एक कर्मठ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब पार्टी का नाम आया तो उसके सामने में शिवराज सिंह को अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे छोड़नी पड़ी थी, जैसे उमा भारती ने कभी उन पे जिम्मेदारी सौंपी थी। तो ये एक आदर्श जो भारत में है, ये डेफिनेटली इंडी गठबंधन के जितने भी परिवार के पार्टियां हैं उनके लिए एक चुनौती तो जरूर है। और लोगों के सामने में आज की चर्चा में ये सबसे बड़ी चर्चा है कि आखिर अखिलेश की पार्टी में कोई सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं हो सकता, कोई सीएम का कैंडिडेट क्यों नहीं हो सकता, आरजेडी में कोई जो दूसरे पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो क्यों नहीं राष्ट्रीय राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा बन सकता या मुख्यमंत्री का फेस हो सकता, चाहे दक्षिण के राज्यों में आप ले लीजिए। ये सवाल तो कम से कम इस देश में अभी चल पड़ा है। जी, निश्चित तौर पर एक जिसको कहते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह बहुत सारी परिवारवादी पार्टियां जिनको नाम दिया गया है वो काम कर रही हैं, और ये हम सब जानते हैं। फिलहाल मैं स्वागत करूंगा, हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी भी जुड़ गए हैं। विजय कौशिक जी, आपसे सीधा सवाल, जब आप देख रहे हैं कि एक आकांक्षी भारत की तस्वीर सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि जो साधारण कार्यकर्ता है बीजेपी में वो मुख्यमंत्री पद पर, शीर्ष पदों पर आसीन किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर यह हसरत जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी होगी। ये कब ये जो स्वप्न है वो सच हो सकेगा, और स्वप्न सच होने के लिए सबसे पहले जो हार की जिम्मेदारी है वो कब सीधे तौर पर गांधी परिवार या राहुल गांधी अपने ऊपर ले सकेंगे?
देखिए निखिल भाई, सबसे पहले मैं माननीय मोदी जी को उनके कूटनीतिक षड्यंत्रों की जीत के लिए बधाई देता हूँ। ये जनता की जीत नहीं है, कूटनीतिक षड्यंत्रों की जीत है। नहीं, हाँ जी, कूटनीति की जीत वो होती है जो देश के लिए कोई कदम उठाया जाए। कूटनीतिक षड्यंत्रों में कहा जाता है जो कुर्सी को बचाए रखने के मद्देनजर कदम उठाए जाते हैं। इससे भाजपा एक तीर से दो निशाने साधना चाहती है, यानी कि मोदी जी। एक तो मोदी जी को भगवान के अवतार के तौर पर स्थापित करना कि वो किसी को भी राजा बना सकते हैं, किसी को भी रंक बना सकते हैं छापा डालकर CID के मार्फत। ठीक है। दूसरा ये कि भी वो एक ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई जो हमने यस मैन अपने नियुक्त किए हैं वो हमारे हिसाब से ही चलें, वो कभी आवाज ना उठा पाए, वो मोदी जी के गलत कामों का कभी विरोध ना कर पाए। तो इससे कई, एक तीर से कई इन्होंने जो है फार्मूले अपने सिद्ध किए हैं। उनमें एक ये भी है, जो नेता उभर रहे थे भाई 2-2, 3-3 बार जो CM रह लिए, वो कल को PM की दौड़ में भी आते तो उनका जड़ से ही खात्मा कर दिया मोदी जी ने। तो उनके कूटनीतिक षड्यंत्रों के लिए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें वैसे मैं बीच में आपको टोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये जो आप बार बार कह रहे हैं कूटनीतिक षड्यंत्रों के लिए, और आपने कहा कि जो उनका विरोध ना करे, क्या शिवराज चौहान या रमन सिंह या वसुंधरा राजे या कोई कभी उनका विरोध करता था क्या? या पार्टी में ये परंपरा रही है विरोध करने की? देखिए, विरोध की वजह से हटा दिया गया, मतलब कोई एक इंस्टेंस बताइए कि शिवराज सिंह चौहान ने विरोध किया हो। मुझे लगता है ये मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूं, ये शिवम त्यागी अपना पक्ष बताएंगे, लेकिन जिस तरह से पार्टी में नए कार्यकर्ताओं को तरजीह दी गई बीजेपी में, मैं कह रहा हूं कि क्या आप उससे कोई सबक लेंगे, कोई सीख लेंगे? आप कह रहे हैं कि वो उनका कूटनीतिक षड्यंत्र है। बहरहाल ये बताइए, हार की जिम्मेदारी लेंगे राहुल गांधी? निखिल भाई, निश्चित तौर पर सुनिए, निश्चित तौर पर हार की जिम्मेवारी ली भी जानी चाहिए, और इससे पहले राहुल गांधी जी ने हार की जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से त्याग पत्र भी दिया था, अध्यक्ष पद से। और मैं ये मानता हूं कि देखिए, बीजेपी का जो काम है, मोदी जी का काम है, वो अपना कर रहे हैं। सवाल यह है कि हम कूटनीतिक स्तर पर फेल साबित हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार कूटनीति के मामले में जीरो साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि मोदी जी उसका हर कदम पर फायदा उठा रहे हैं। तो सही मायने में तो हमारी गलतियों का जो मजा है वो मोदी सरकार ले रही है। चलिए, आपने कम से कम ये माना कि आपकी गलतियां हैं, जिसका मजा जो है बीजेपी ले रही है, लेकिन उसको आपने ये नहीं माना कि कम से कम जनता ने तीनों राज्यों में ये तो मानते हैं, ये देखिए विजय जी, ये तो मानते हैं कि जनता ने तीनों राज्यों में मैंडेट दिया है बीजेपी को, आपको हटा के और उनको मैंडेट दिया है। देखिए, अभी इस बात पर एक नया सवाल और खड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। जब पंजाब के अंदर चन्नी जी को CM बनाया गया, एक दलित परिवार के बेटे को, इधर हिमाचल में सुक्खू जी को, एक बस कंडक्टर के बेटे को, तो काम तो वही हुआ था, मोदी जी वाला ही राहुल जी ने किया, लेकिन उसकी कोई चर्चा चली क्या? नहीं चली। तो यानी कि भाजपा की रणनीति कामयाब है, और जो हमारे जो कूटनीतिज्ञ हैं कांग्रेस पार्टी में, उनकी कूटनीति, मुझे लगता है कूटनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि मोदी जी एक तीर से कई शिकार कर पा रहे हैं। अच्छा, तो फिर आप जैसे कार्यकर्ताओं को, जो कर्मठ और सजग कार्यकर्ता हैं, उनको मैं इससे पहले कि विनोद मिश्रा के पास जाऊं, एक आखिरी सवाल चाहूंगा, जल्दी से जवाब दें। तो आप लोगों को पुनर्विचार नहीं करना चाहिए कि जब आपके नेताओं की कूटनीति फेल हो रही है, बीजेपी के सामने नतमस्तक हुए जा रहे हैं, ध्वस्त किए जा रहे हैं, तो नेतृत्व का परिवर्तन कर देना चाहिए? गांधी परिवार पर आश्रित ही क्यों है? 45 चुनाव हरवा चुके हैं राहुल गांधी, क्यों टिके हैं उनके पीछे? निखिल भाई, मुद्दा राहुल गांधी जी का नहीं है, मुद्दा कांग्रेस पार्टी का है, मुद्दा भाजपा के खिलाफ एक विकल्प का है। तो अगर हमें सत्ताधारी दल की पोल खोलनी है या देश को बचाने की कोई मुहिम चलानी है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस से बढ़िया पार्टी है नहीं। ये बात अलग है कि सत्ता जो होनी चाहिए हमारे हाथ में, जिसके माध्यम से हम देश के लोगों का भला कर सकते हैं, वो नहीं है। लेकिन जब जनता समझेगी इन कुचक्रों को, जनता तो फिलहाल बीजेपी की बात समझ रही है, हर राज्य दर राज्य आपको हराती जा रही है। फिलहाल शिवम त्यागी से जुड़ते हैं। शिवम त्यागी जी ये कह रहे हैं कि ये जो साधारण कार्यकर्ताओं को की ताजपोशी हो रही है, उन्हें सिराकों पर बैठाया जा रहा है, शीर्ष नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है राज्यों में, ये इससे कह रहे हैं कि ये दरअसल मोदी जी का एक कूटनीतिक षड्यंत्र, ये नाम दिया है विजय कौशिक जी ने, और ये कह रहे हैं उनका कूटनीतिक षड्यंत्र है दरअसल अपने लोगों को आगे बढ़ाना और अपनी सत्ता बचाना।
रिपोर्टर हैं वो जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, उनकी जो मंद मंद मुस्कान है वो विजय कौशिक जी का जवाब है बेसिकली। मतलब मैं कुछ बोलता तो जब वो बोल रहे थे तो विनोद जी हंस रहे थे, तो वो हंसी ही इनका जवाब है। और मुझे लगता है जनता भी इनकी बातों पर इसी तरीके से हंसती भी है और हंसना भी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मतलब कमाल की बात ये हो गई, एक व्यक्ति थे जो पहली बार के विधायक थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, बहुत साधारण परिवार से, बहुत साधारण कार्यकर्ता। एक व्यक्ति थे जो 3 बार के जो है सांसद थे, तीसरी बार बने थे, वो भी मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि जीवन में शायद वो प्रधानमंत्री जी से 1 to 1 कभी ना भी मिले हों। और दूसरी तरफ एक अगर हम बात करें तो वहां पर जो व्यक्ति हैं वो आदिवासी हैं। इस तरह की पार्टी में, जब देश में और दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है और वहां पर एक आम साधारण कार्यकर्ता भी जो है मुख्यमंत्री एक राज्य के बन सकते हैं, इतने बड़े राज्य के, तो आप समझिए कि मुझ जैसा या मुझ जैसे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता मतलब क्या सोचते होंगे। वो सोचते होंगे कि ये एक ऐसी पार्टी है, यहाँ पर कोई भी कुछ भी बन सकता है, बशर्ते कि आप बस पार्टी की विचारधारा को लेकर आगे चले, मेहनत करें और बेहतर करें। अब जैसे आप हमारे जो मित्र हैं अभी जो कांग्रेस वाले हैं, वो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, बहुत मेहनत बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। कांग्रेस अब उनकी तरफ देखे तो बेहतर रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को अब एक कोटरी से बाहर निकलना चाहिए। आप एक चीज बताइए, 4 दर्जन चुनाव हार जाए आपका एक नेता, बावजूद उसके आप उसी को सर पर रखकर ढोते रहे, तो ये कहाँ का लोकतंत्र हुआ? एक परिवार की कोटरी से बाहर ही नहीं निकलती है पार्टी। कुछ लोग हैं, आप सोचिए, क्या आप सोच सकते भी हैं इनफैक्ट के अगर ऐसी कोई जीत होती कांग्रेस में, तो कांग्रेस का कोई एक साधारण कार्यकर्ता जो शायद कहीं भी ना हो, उनको उठाकर इस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया जाता, या फिर एक कार्यकर्ता को उस स्तर पर मौका दिया जाता। मैं मानता हूं अभी भी अगर कांग्रेस नहीं सुधरेगी, जैसा कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि अगर अभी भी आप नहीं सुधरेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आप पूरे तरीके से समाप्त हो जाएंगे, और ऐसा होगा। और ये इसलिए नहीं कि जनता मतलब इनको विकल्प के तौर पर देखना नहीं चाहती, सच ये है कि ये खुद अपने आप को विकल्प के तौर पर दिखाना नहीं चाहते, और एक पार्टी की एक परिवार की चरण वंदना करते करते आपने पूरी पार्टी का बंटाधार कर दिया, फिर भी आप उससे बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। किसी भी देश में विपक्ष होना बेहद अनिवार्य है, लेकिन विपक्ष होगा कैसे? अब ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से भी मोदी जी वोट मांगेंगे, वो तो इनको खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन इनकी एक्सेप्टेंस खत्म है, चीजें नहीं है, चुनाव जीत नहीं पाते, और बावजूद उसके जो है इस तरीके से अहंकार होना, और मैं मानता हूं कि इस तरीके से गठबंधन का परिवर्तन ना करना इनको अपने आप ही गर्त में ले जाए। जी, इससे पहले कि दूसरे विषय पर आगे बढ़े, विजय कौशिक जी, एक बात ये आपको नहीं लगता है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक घुटन है? आप जैसे कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए कि कम से कम जो तमाम शीर्ष पद हैं, चाहे वो संगठन के हों, सरकारें आपकी कम बची हैं, लेकिन संगठन में कम से कम जो कार्यकर्ता हैं उनको पद मिलना चाहिए, क्योंकि अगर पद नहीं मिलेगा तो जिस तरह से आपने देखा कि अभी इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी कह रही हैं कि अब लीड लेने की बारी हमारी है, तो ये जो हार के साइड इफेक्ट्स हैं इसी तरह से बार बार सामने आते रहेंगे। देखिए, पद कोई बड़ी चीज नहीं है। पद केवल एक जिम्मेवारी का एहसास कराता है कि भाई आप इस जिम्मेवारी पर हैं तो आपको ये काम करना है, और अगर कार्यकर्ताओं को वो भी ना मिले तो निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी को खत्म होने में समय नहीं लगता है। कांग्रेस पार्टी में अगर हम देखें तो पूंजीवाद और कई तरह के आरोप हमारी पार्टी पर लगे हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी आगे बढ़ी है, आगे निकली है, बदलाव हुए हैं पार्टी में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुए हैं, और बदलाव समय के साथ जरूरत है। जैसे भाजपा अपने अंदर बदलाव करके दिखाती है, इसी तरह कांग्रेस पार्टी को भी अपने अंदर बदलाव करके दिखाने होंगे। निश्चित तौर पर आज जो विपक्षी हमारे ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा रही है, हमारे ऊपर क्या आरोप लगा सकते हैं? अगर हमारी ही कमियां ना हो तो कहीं ना कहीं हमारी ही कमियों का फायदा भाजपा उठाती है। इसके लिए पार्टी हाईकमान को आपने कम से कम ये साफगोई से स्वीकार किया कि बदलाव की जरूरत आपके यहाँ पर है और कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जानी चाहिए। जो दूसरा विषय है दरअसल वो ज्यादा राजनीति के रूप से गंभीर है, जो मैंने पूछा कि ममता बनर्जी कह रही है कि बड़े भाई की भूमिका वो कांग्रेस की स्वीकार नहीं करेंगी। देखिए, जहां तक ममता बनर्जी की बात है, ये गठबंधन की राजनीति कांग्रेस के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। हमने अपनी पार्टी के नेताओं को कहा है कि इन परिस्थितियों में, क्या किसी भी परिस्थिति में हमें गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गठबंधन की राजनीति से क्षेत्रीय दलों ने हमें हमेशा नुकसान पहुंचाया है। दिक्कत ये आ गई है हमारी पार्टी में कि कार्यकर्ता और नेताओं से ज्यादा अहमियत आज मैनेजरों की हो गई है। जो चुनाव मैनेज करते हैं लोग,
जो सारे सिस्टम को मैनेज करने का दावा करते हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं को आगे आना चाहिए। बदलाव की अब जरूरत है। राहुल गांधी जी ने बहुत समय पहले भी कोशिशें की थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी में वो कार्यकर्ता पीछे रह जाता है जिसे मौका नहीं मिल पाता। सही बात है, मौका क्या है? मौका एक पद है। जब तक आप कार्यकर्ता को जिम्मेवारी देंगे नहीं और कार्यकर्ता एक पद पर होकर अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह ठीक से नहीं करेगा तो कोई भी पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। ठीक बात है। मुझे खुशी है कि कम से कम आपने साफगोई से, विजय कौशिक जी ने ये बात रखी है, चाहे साफगोई से रखी है, चाहे दिल की बात जुमा पर आ गई, लेकिन कम से कम साफ तौर पर ये बात आपने कही है। विनोद मिश्रा जी, इससे पहले कि मैं शिवम त्यागी के पास जाऊं, आपको लगता है कि ये जो कहा है विजय कौशिक जी ने, ये वक्त अब कहीं ना कहीं एक इंटरनल क्रांति का है कांग्रेस के अंदर भी, कि आप जैसे कार्यकर्ता देखिए बैठे वो ऑन एयर स्क्रीन पर कह रहे हैं कि भाई बदलाव की जरूरत है और पार्टी नेता नहीं मैनेजर चला रहे हैं। अब इससे ज्यादा और कोई क्या कहेगा? निखिल, जो विजय जी कह रहे हैं, विजय जी कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं और आप कह सकते हैं कि हरियाणा के तो काफ़ी चर्चित नेता में से रहे हैं विजय जी। तो विजय जी हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन विजय जी कम से कम ये दर्द उनके अंदर में है कि जैसे धीरज साहू जैसे लोगों को क्यों बार बार MP बनाया जाता है, जो आज 350 करोड़ रुपए उसके घर से मिले हैं, नोटों को बंडल। तो ऐसे लोग जब सामने में आएंगे, उनको आप बार बार MP बनाएंगे, राज्यसभा से भेजेंगे, तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ता उपेक्षित रहेगी, ये वो होंगे। और ये बात विजय जी ने खुल के नहीं कहा हो, कहना यही चाह रहे होंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो अपनी रिपोर्ट में आप बता रहे थे कि कांग्रेस ने किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं खोया है, सिर्फ उसने एक तरह से कार्यकर्ताओं को आपने एक रोका, बाद आपने उसके सामने में एक सवाल खड़ा किया बड़ा चेहरे को सामने रख के, तो आप जनता से भी संवाद करना आप चूक गए। आप जनता के बीच में नहीं हैं क्योंकि आपके कार्यकर्ता इतने मजबूती से आपकी बात को अपने जनता के बीच में नहीं ले जा पा रही है। इसका एक इम्पॉर्टेंट आप ये देखिए कि इंडी गठबंधन का अभी अगले मीटिंग होने वाली है, चौथी मीटिंग दिसंबर के 2nd वीक में तय भी हो गई है। और उस मीटिंग से पहले अगर ममता बनर्जी ये कहती है कि बंगाल जो है वो देश का रास्ता दिखाएगा, तो जाहिर सी बात तो ये बात कह रही हैं कि सिर्फ ममता बनर्जी ही इस नेतृत्व देने के काबिल में है। तो अब ममता बनर्जी इसलिए काबिल में है कि वो अब हैंड ओवर टेक ओवर हो रहा है कि ममता बनर्जी अब अभिषेक बनर्जी अपने भतीजे को वहाँ पे TMC सौंप के वो सेंट्रल राजनीति में अपनी भूमिका निभाना चाह रहे हैं। कभी ये इसी तरह की बात KCR भी कर रहे थे, अपने बेटे को वहाँ पे तेलंगाना की भूमिका में देके अपने खुद भारतीय राजनीति में आने के लिए उन्होंने BRS तक बना लिया था। तो ये सारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं पॉलिटिकल पार्टी की, जब आप कह रहे थे आकांक्षी भारत का, उसमें ये फ्लॉप साबित हो रहे हैं। मैं आप ही के हेडिंग से आऊँ कि इसलिए फ्लॉप साबित हो रहे हैं कि जब तक आप अपने पार्टी और उन चेहरों को लेके आप पार्टी के दृष्टिकोण को सामने में नहीं रखेंगे, लोगों के बीच में उसमें समावेशी राजनीति नहीं करेंगे, तो समावेशी राजनीति करने के बदले अगर आप नैरेटिव देंगे जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, तो ये जनता को पता है, इसलिए आपका ये छल अब नहीं चल पाएगा। ठीक है विनोद जी, हमारे पास समय बहुत कम रह गया, आपकी बात आ गई, मुझे शिवम त्यागी के पास जाना है। शिवम त्यागी जी, बहुत कम शब्दों में, क्योंकि समय समाप्त हो चुका है, ये जो इंडी गठबंधन में फेरबदल या ये कहा जाए कि जो एक आपस में सिर्फ फुटबॉल जैसी स्थिति है और ममता बनर्जी या जो दूसरे क्षेत्रीय नेता हैं वो कांग्रेस का हाथ पकड़कर पीछे खींचने और खुद लीड लेने के फिराक में हैं, आपको लगता है बीजेपी के लिए सुखद स्थिति है? देखिए, ये देश समझ ले और खासतौर पर विपक्षी पार्टियां समझ ले, TRS को BRS कर देने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं, या फिर TMC को BMC कर दो तो भी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, या फिर कांग्रेस को इंटरनेशनल कांग्रेस कर देने से आप ऐसा नहीं है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। आपको स्ट्रैटेजीज बदलनी होंगी, आपको नेता बदलने होंगे, आपको एक मजबूत नेतृत्व देना होगा। आप शायद बेहतर इकट्ठा होकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब हर किसी व्यक्ति के अंदर आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा है। हर किसी को अपने भतीजे को आगे बढ़ाना है, किसी को अपने बेटे को आगे बढ़ाना है, किसी को अपने भतीजे को आगे बढ़ाना है, कोई अपने भाई को आगे बढ़ाना चाहता है, कोई अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहता है। मैं मानता हूँ इस तरह की राजनीति इस देश में बहुत लंबे समय तक देखी, परोक्ष अपरोक्ष रूप से 58 साल कांग्रेस से देखी, और फिर जितने भी क्षेत्रीय दल जो है कहीं ना कहीं समाजवाद के नाम पर निकल कर आए, उन्होंने भी अंततः क्या किया इस देश में? एक चीज बताइए, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव को क्या तेजस्वी यादव से बड़ा कोई यादव नजर नहीं आया क्या? या फिर यूं कहिए कि मुलायम सिंह यादव जी को कोई जो है हमारे अखिलेश यादव जी से बड़े कोई यादव नजर नहीं आए क्या? या फिर किसी भी स्तर पर आप चले जाइए, चाहे वो रेड्डीज हो, चाहे वो बैनर्जीज हो, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो लालू जी हो, चाहे वो मुलायम सिंह जी हो, मुझे लगता है ये समय है कहीं ना कहीं
लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का, और एक कार्यकर्ता जो अंत्योदय की हम बात करते हैं, अंत में खड़े हुए पंक्ति में भी एक व्यक्ति को ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो भी आने वाले समय में अगर विचारधारा के साथ जुड़कर मेहनत करता है तो उसे कुछ मिलेगा। आज अगर यहाँ पर बैठकर जो है विजय जी इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मुझे सिंपैथी है उनसे, मेरे आंसू निकल रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। करना उनके लिए जो भी है वो उनके केंद्रीय नेतृत्व को ही करना है। ठीक है, विजय जी ने बड़ी साफगोई से, बिल्कुल शिवम त्यागी जी, विजय जी ने बड़ी साफगोई से कम ये स्वीकार किया कि कांग्रेस में परिवर्तन की जरूरत है, कार्यकर्ताओं को तरजीह दिए जाने की जरूरत है और सड़क पर लाकर मुद्दों को लड़ने की, जनता के बीच में उनके मुद्दों को उठाने की जरूरत है। ये उन्होंने बड़ी साफगोई से स्वीकार किया, बहुत अच्छी बात है। हम अगली बार फिर एक नई चर्चा में आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आज के लिए शुक्रिया विनोद मिश्रा जी आपका, विजय जी आपका और शिवम त्यागी जी आपका। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि जाति गणना पर कांग्रेस में आखिर तकरार क्यों। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे जातिगत जनगणना पर कांग्रेस में तकरार जारी है। जिसकी आबादी उतना उसका हक की बात कहकर कांग्रेस और राहुल गांधी आगे चले थे, लेकिन उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता अब उनके साथ खड़े नहीं दिखते हैं। जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, राहुल गांधी के नारे के साथ कर्नाटक कांग्रेस में आर पार की लड़ाई छिड़ी है। जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट मामले में राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष अब आमने सामने हैं। राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार पर आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री शिवकुमार बीजेपी से मिले हुए हैं और रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा है कि वो चाहते हैं कि प्रामाणिकता के साथ रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर उठे सियासी बवाल के बीच कई दलों के लीडर्स ने कहा कि रिपोर्ट में कई खामियां हैं, लेकिन उनकी बात कभी सुनी नहीं गई। शिवकुमार भी खामियों की ही बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी पशुपेश में है। राहुल गांधी इस अभियान में इंडी गठबंधन में बढ़त लेना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटक सरकार इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने 2018 में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया था, लेकिन उसे प्रकाशित करने को लेकर DK शिवकुमार और सिद्धारमैया में आपस में ठनी हुई है। जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, ये बात राहुल गांधी ने कही थी और उसको लेकर वो आगे बढ़ने की बात भी कही थी। लेकिन अब इस रिपोर्ट को लेकर के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं DK शिवकुमार और पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनमें आमने सामने की एक तरह से कहीं ना कहीं ठन गई है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। हमारे साथ हमारी संवाददाता आयशा खानम इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। आयशा, जातिगत जनगणना, उसकी सर्वे रिपोर्ट जारी करने को लेकर बहुत दिनों से जो बहस मुबाहिसा था, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का ये स्टेटमेंट किस तरह से इसको देखती हैं और इसका असर कर्नाटक में क्या दिख रहा है? ये देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो स्टेटमेंट आया, ये इससे साफ जाहिर हो गया है कि कांग्रेस में जो मतभेद हैं इस कास्ट सर्वे रिपोर्ट को लेकर, ये खुलकर सामने आ गए हैं। देखिए, अभी तक आपस में छोटे मोटे कार्यकर्ताओं के बीच में ये वाद विवाद चलता रहा और कुछ हद तक DK शिवकुमार की आवाज बुलंद रही इस पूरे मामले में ओकली समुदाय को लेकर। लेकिन अब खुद कांग्रेस के अध्यक्ष AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुलकर ये DK शिवकुमार पर आरोप लगा रहे हैं, तो साफ जाहिर होता है कि जो मतभेद हैं वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है कि DK शिवकुमार जो पड़ोसी राज्य तेलंगाना में हाल ही में कांग्रेस की जीत का सेहरा अपने सर पर लगा लिया है, तो ऐसे में कहीं क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात से कुछ हद तक इनसिक्योर नजर आ रहे हैं। तो यही वजह है कि वो खुलकर उन्होंने DK शिवकुमार का नाम ले लिया। तो देखा जाए तो कांग्रेस सरकार अब इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए भी, पहले तो सरकार जल्दबाजी दिखा रही थी कि रिपोर्ट को जल्द से जल्द एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन अब इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सरकार ने पहले कहा था कि ये रिपोर्ट नवंबर 26 को एक्सेप्ट की जाएगी, लेकिन फिर देखा गया कि 5 राज्यों में जब चुनाव थे तो इस वजह से रिपोर्ट को टाल दिया गया और ये एक्सटेंशन दे दिया गया इस पूरे कमीशन को। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में लगातार
जो मतभेद चल रहा है इस रिपोर्ट को लेकर, ये मतभेद अब बड़े नेताओं के बीच में खाई बनाता जा रहा है, खाई बनती जा रही है इसके चलते। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी का जो नारा है, जितनी आबाद उतना हक, वो कर्नाटक में क्या नया मोड़ लेता है, क्योंकि अब रिपोर्ट 1 महीने के बाद, पूरा 1 महीना पूरा होने के बाद जब टर्म पूरा हो जाएगा तब सिद्धरामैया से। और राहुल गांधी की चुप्पी भी आयशा बहुत दिलचस्पी इसमें बनाए हुए कि राहुल गांधी ने भी इस पर कोई अपना स्टेटमेंट या गांधी परिवार की तरफ से अभी तक नहीं आया है। फिलहाल ये भी देखना दिलचस्प होगा कि उन लोगों का स्टैंड क्या होता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे सबरीमाला मंदिर में अव्यवस्था, बीजेपी का प्रदर्शन। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करेंगे सबरीमला में अव्यवस्था, बीजेपी का प्रदर्शन। केरल की 18 पहाड़ियों के बीच बसे 800 साल पुराने सबरीमला मंदिर में लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था है। आज ये मंदिर अपनी अव्यवस्था के कारण चर्चा का केंद्र है। तो ये भी दुखद है अपने आप में कि किस वजह से मंदिर जाना जाता है और क्यों यह आज चर्चा का केंद्र है पूरे देश भर में। मंदिर में इस समय भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ में दर्शन का इंतजार कर रही एक 11 वर्षीय लड़की की मौत हो गई और उसके बाद यहाँ हंगामा हुआ। यहाँ इतनी भीड़ बढ़ गई कि श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए 18 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे निराशा और अराजकता फैल गई। नॉर्मल टाइम में 5 से 6 घंटे की वेटिंग होती है। मंगलवार को लंबे समय तक इंतजार करने के कारण कई तीर्थयात्री बैरिकेड से कूद गए, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई। मंदिर में अव्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हजारों की तादाद में जुटे दर्शनार्थियों से पुलिस की बदसलूकी का आरोप है। बीजेपी का आरोप है कि हिंदू धर्म स्थानों में अव्यवस्था फैलाकर लोगों की उपेक्षा कर रही है वामपंथी सरकार। मंदिर की वार्षिक 41 दिवसीय मंडलम मकर विलक्कू यात्रा तीर्थ यात्रा 16 नवंबर को शुरू हुई, जो जनवरी तक चलेगी। भीड़ की वजह से ये सबरीमला यात्रा रही है। खराब सुविधाओं के कारण सबरीमला तीर्थ यात्रा रुकने की खबरों के बीच भाजपा ने CPIM के नेतृत्व वाली पिनराई विजयन सरकार की आलोचना की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सबरीमला तीर्थ यात्रा को खत्म करने के मकसद से पिनराई विजयन सरकार जानबूझकर बद इंतजामी पर आंखें मूंदे हुए है और ऐसा उसकी शह पर हो रहा है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सबरीमला प्रबंधन में कमियों के मुद्दे पर केरल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF सांसदों ने मंगलवार को यह मुद्दा संसद के बाहर उठाया था और केरल सरकार के खिलाफ नारे लगाए थे। तो बीजेपी लगातार इसको लेकर के मुखर है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर, जो कि केरल के प्रभारी भी हैं, वो हमारे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये एक जो सबरीमला का मंदिर है, इतनी बड़ी आस्था का केंद्र है और पूरी देश दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, ये कितने बड़े दुख की बात है कि ये जो विषय है जिसकी वजह से आज वो चर्चा में है, वो अव्यवस्था है। ये देश का भाव भक्ति भाव है। ये न समझने वाली सरकार पिनाराई विजयन की है।
और इसलिए जिसको देश भर से और खासकर तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र सभी प्रदेशों से लोग बहुत भारी संख्या में आते हैं। और अभी कल से जो शुरू हुआ वो 21 दिन काले कपड़े पहन के और बाकी भी लोग आते हैं, तो ये बहुत भीड़ होती है। उसकी व्यवस्था करनी सरकार की काम है। पानी नहीं, पानी न होने के कारण एक भक्ता श्रद्धालु की मृत्यु हुई है, कहीं बाकी इंतजाम नहीं जी। पूरे इस व्यवस्था को मैनेज करने के लिए 600 पुलिस भी नहीं, यानी एक शिफ्ट में 200 भी पुलिस नहीं, जिसमें 10 लाख आ रहे लोग। तो ऐसी जो स्थिति है ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। ये सरकार का पूरा फेल्योर है और ये जानबूझकर किया हुआ फेल्योर है जी। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या ये जो पूरा एजेंडा है लेफ्ट सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है या उसकी व्यवस्था उससे हो नहीं पा रही है? एक धर्म विशेष के लिए सारी सुविधाएं मिलेगी, जो बाकी मजहब है उनको नहीं मिलेगी, इस तरह की इस सरकार की भावना है। और इसमें जिस तरह से लोगों का श्रद्धा है उसको देखते हुए, और पहले पिछले इस बार एक बड़ा हादसा भी हुआ था, कितने सैकड़ों लोगों की जाने गई थी। तो ये सब मालूम होते हुए भी, और मैं ही उस कमेटी में हमारे पार्टी के तरफ से गया था, तो हमने बहुत सारे उपाय भी दिए थे, बाकी ऑफिशियल कमेटी ने भी दिए, लेकिन वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। और भक्तों का अपमान करके जो भक्तों को न्याय मिलने के लिए आंदोलन कर रहे हैं उन पर बौछार कर रहे पानी की, और वहां पानी नहीं दे रहे। ये बहुत अन्याय है जी। ये मकसद क्या है इसके पीछे पिनराई विजयन सरकार का? किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? आपने कहा कि जानबूझकर कर रहे हैं जी। एक दूसरे तरफ का ये कम्युनल पॉलिटिक्स है। ये दिखाने की होड़ बची है उनमें कि कौन हिंदू के आस्थाओं के विरोध में कौन बोलेगा, कौन करेगा, यही भाव चल रहा है। यानी तुष्टीकरण की राजनीति। संविधान को भी नहीं मानते। जिस तरह से राज्यपाल पर हमला करते हैं और एसएफआई के गुंडे, वो पिनराई विजयन के सहमति के बिना नहीं करते। तो ऐसा ये भी इतनी कम पुलिस व्यवस्था रखना ही पहला अपराध है। सरकार को तुरंत हरकत में आकर, क्योंकि अभी और महीना 1.5 महीना चलेगा, तो ये तुरंत हरकत में आकर व्यवस्था पूरी चुस्त होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, फिर से कोई हादसा नहीं होना चाहिए। कल भी लोगों ने कूदे, इतना 12-15 घंटे का क्यों, यानी आपकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो ये 6 घंटे की लगती थी, अब 7-7 घंटे की लगे, ठीक है, लेकिन अब 12, 14, 15, 17 घंटे करेंगे। और लोग पानी लेकर आते, लोग बाकी सब लेके आते, अपना सामान लेके आते। ये गरीबों की यात्रा है जी। ये गरीबों का ईश्वर मानते लोग जी। और यहाँ श्रद्धा से आते हैं, उनके श्रद्धा का ये अपमान है, घोर अपमान है। और पूरे देश ने इसके बारे में उसकी कार्रवाई की भर्त्सना करनी चाहिए। ठीक है, एक आखिरी बात जी। हाँ जी, एक आखिरी बात प्रकाश जी, बीजेपी कैसे सामना करेगी इसका? बीजेपी कल भी कुम्मनम जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन लेके जा रही है, बाकी भी सारे उपाय कर रही है। और सरकार को हम दबाव बनाया है कि इसमें तुरंत काम करना चाहिए, भक्तों की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो यही हमारा कार्यक्रम है। हम जनता के लिए, भक्तों के लिए लड़ेंगे और साथ में उनको न्याय दिलाकर रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए प्रकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए। और यहाँ से आगे बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की, जो पूरे देश में सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचा रही है। पूर्वोत्तर भारत में भी सरकारी योजनाएं लोगों के जीवन को सुलभ बना रही हैं। मणिपुर की लाभार्थी महिलाएं इससे खासी खुश हैं और साझा कर रही हैं अपनी अपनी कहानियां। तो आज की विकसित भारत संकल्प यात्रा की डायरी पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से।
ये बदले। ये चलेंगे आपको सीधे रायपुर, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं।